देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए के जरिए कुछ अहम खबरों पर हमारी निगाहें होंगी और उन खबरों को हम आपको समझाएंगे। बिहार में सियासी गलियारों में क्या कुछ चल रहा है, क्या चर्चाएं चल रही है, क्या हलचल चल रही है, उसकी भी जानकारी इस खास बुलेटिन में आपको देंगे। साथ ही साथ खबर के मायने भी समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे खास बुलेटिन खबर तो समझिए। बिहार में मकर संक्रांति को सियासी दही चूड़ा भोज का एक बहुत ही खास महत्व है। जेडीयू की तरफ से सांसद ललन सिंह ने 14 जनवरी को भोज दिया। बीजेपी के कई नेता दही चूड़ा भोज दे चुके हैं, जबकि कई सालों बाद राबड़ी आवास पर लालू परिवार की तरफ से दही चूड़ा का भोज होने वाला है। सवाल है कि क्या कोई सियासी खिचड़ी पकेगी? बिहार की सियासत में मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज खास मायने रखता है। इस मौके पर मिलना मिलाना होता है, तिलकुट और गुड़ की मिठास के साथ बातें होती है और कहा जाता है कि सियासी खिचड़ी भी खूब पकती है। इस साल बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा दही चूड़ा भोज 15 जनवरी यानी सोमवार को होने जा रहा है। करीब 4 साल बाद पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर इस तरह से चूड़ा दही का भोज हो रहा है और इसी को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है। पीर 35 से चूड़ा, गया का तिलकुट और सुधा का दही रबड़ी आवास पर पहुंच चुका है। लालू प्रसाद के समर्थक दही और सामान लेकर पहुंच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, मुकम्मल तैयारी की गई है, लेकिन सबकी निगाहें और नजरें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिकी हुई हैं। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के लिए कल विशिष्ट अतिथि होंगे और देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार दही चूड़ा के इस भोज में कल पहुंचते हैं तो कितने बजे वो पहुंचते हैं। आरजेडी के भोज के पहले जेडीयू और बीजेपी के कई नेताओं ने दही चूड़े का भोज दिया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा दही चूड़ा का भोज दे चुके हैं। रविवार को मुंगेर से जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने बाढ़ की बेलछी में दही चूड़ा का भोज दिया, तो पूर्णिया में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह के आवास पर भी दही चूड़ा का भोज हुआ। नया शुरुआत होने वाला है और नया साल में भाजपा मुक्त भारत बनेगा। नीतीश कुमार के माथे पर दही का तिलक लगाते लालू प्रसाद की ये तस्वीर अब भी बहुत लोगों के जहन में होगी। साल 2017 था और तब भी महागठबंधन की सरकार थी। मकर संक्रांति के मौके पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने चूड़ा दही का भोज दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस भोज में शामिल हुए। इस मौके पर लालू ने महागठबंधन में किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया और नीतीश के माथे पर दही का तिलक लगाया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सरकार गिर गई और नीतीश कुमार आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ वापस लौट गए थे। इस बार 15 जनवरी को राबड़ी आवास पर होने वाली दही चूड़ा के भोज में सीएम नीतीश कुमार के शामिल होने की उम्मीद भी है। फिलहाल बिहार के साथ साथ पूरे देश की सियासत चुनावी मोड में है। देखना है कि इस बार के दही चूड़ा भोज में क्या कोई नई सियासी खिचड़ी पकती है या नहीं। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और आनंद अमृतराज की ये रिपोर्ट। और चलिए अब सियासी दही चूड़ा भोज के मायने को समझिए। मकर संक्रांति का हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति का दिन हिंदू धर्म में बहुत ही खास मायने रखता है। मकर संक्रांति के पहले सूर्य दक्षिणायन होते हैं और इसी महीने को खरमास बोला जाता है, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और मकर संक्रांति के दिन सूर्य के उत्तरायण होते ही शुभ कामों की शुरुआत कर दी जाती है। किसी भी तरह का अगर आप शुभ काम करना चाहते हैं, कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट हो या नए घर को खरीदना हो, तो आप ये काम कर सकते हैं। वैसे तो पूरे देश में शुभ काम की शुरुआत दही गुड़ खाकर की जाती है, लेकिन बिहार में मकर संक्रांति पर गुड़ के साथ दही चूड़ा खाने की परंपरा है। मकर संक्रांति पर नेता लोग दही चूड़ा का भोज देते हैं, एक दूसरे को आमंत्रित करते हैं। इस भोज में नेताओं का जुटान होता है और इसी जुटान के जरिए सियासी सेटिंग और संदेश दोनों ही दे दिया जाता है। फिलहाल बिहार की सियासत में काफी हलचल देखी जा रही है। बीजेपी के नेता जेडीयू आरजेडी में खटपट का आरोप लगाते हैं और कई बीजेपी नेता
खरमास बाद सरकार की गिरने की भविष्यवाणी भी बार बार कर चुके हैं। हालांकि ऐसी भविष्यवाणी 2020 के बाद कई बार की गई, लेकिन कुछ भी नहीं बदला, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। आरजेडी जेडीयू तब से लगातार एक साथ है। अब सवाल तो यही है कि क्या सच में दही चूड़ा भोज के बाद कोई सियासी खिचड़ी पकेगी? क्या दही चूड़ा के भोज में सियासी बिसात बिछाई जाएगी, या फिर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां आरजेडी और जेडीयू के साथ मिलकर एक आगे बढ़कर की जाएगी? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 13 जनवरी को बिहार में शिक्षक बहाली के दूसरे फेज में 96,823 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। 14 जनवरी को आरजेडी ने नीतीश तेजस्वी के 15 महीने के शासनकाल को केंद्र सरकार के 10 साल के शासन से बेहतर बता डाला। आरजेडी ने बीजेपी को बहस की चुनौती भी दी है। आरजेडी के दावे पर बीजेपी ने पलटवार किया है। जब से आई नीतीश तेजस्वी की सरकार, बिहार में अपार रोजगार ही रोजगार, एक कहावत चरितार्थ हो चुका है देश भर में। बिहार में 2 से 3 महीने के अंदर 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। 13 जनवरी यानी शनिवार को शिक्षक बहाली के दूसरे फेज में 96,823 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। अब इस उपलब्धि का श्रेय लेने की होड़ मच गई है। आरजेडी ने इसे नौकरी देने का विश्व रिकॉर्ड बताते हुए बिहार के पिछले 15 महीने के शासनकाल को स्वर्णिम काल बताने की कोशिश की है। कि तेजस्वी जी के 15 महीना के सुनहरे कालखंड को देखिए, जो नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही है, और 10 साल के उनके देखिए जिन्होंने वादा किया था 2 करोड़ का। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने केंद्र सरकार के 10 साल बनाम बिहार में 15 महीने की नीतीश तेजस्वी सरकार के काम का आंकड़ा देकर केंद्र सरकार से सवाल पूछा है। शक्ति यादव ने 15 महीने के बिहार सरकार का आंकड़ा गिनाया और फिर केंद्र सरकार के 10 साल में युवाओं को मिली नौकरी का आंकड़ा देकर बीजेपी से सवाल किया है। 2014 से लेकर के 2000 आज हम लोग 24 में प्रवेश किए, नौकरियां कितनी मिली? 7,22,311। आरजेडी के दावे पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता इस बात को भी बताएं कि रोज नए जो अपराध के रिकॉर्ड बिहार में बन रहे हैं उसका क्या? कितनी हत्याएं हुई हैं, कितने बलात्कार हुए हैं, कितने अपहरण हुए हैं, कितने लूट की घटनाएं हो रही हैं। बिहार आज के दिन में एक माफिया राज की तरह ट्रीट हो रहा है। बिहार जंगल राज में तब्दील हो चुका है। बीजेपी का कहना है कि आरजेडी के शासन में आते ही यहां जंगल राज की स्थिति कायम हो गई है। वहीं अर्थव्यवस्था के लिहाज से देश विश्व की 5 सबसे बड़ी शक्तियों में शामिल हो गया है। सवाल है कि क्या केंद्र सरकार के 10 साल से बिहार के 15 महीने के शासन की तुलना कर ये बताने की कोशिश हो रही है कि ये सब कुछ आरजेडी के सत्ता में भागीदार बनने की वजह से हो रहा है। नौकरी से लेकर जातीय गणना और आरक्षण का दायरा बढ़ाने का फैसला तेजस्वी के डिप्टी सीएम बनने की वजह से संभव हो पाया है। क्या आरजेडी की तरफ से तेजस्वी की लकीर को नीतीश से बड़ा करने की कोशिश हो रही है? न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको रोजगार पर सियासी वार पलटवार को समझाते हैं। साल 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी का वादा किया था और वादे की वजह से आरजेडी को बहुत सारा फायदा हुआ। आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। 2022 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन में आए, तब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन गए। करीब 3 महीने में शिक्षा विभाग में काफी सारी नौकरियां मिली। दोनों फेज मिलाकर 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की बहाली की गई और अब आरजेडी नेता इन नौकरियों के सहारे तेजस्वी का चेहरा चमकाने में लगे हुए हैं। आरजेडी के नेता ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि तेजस्वी की वजह से ही इतनी सारी नौकरियां मिली है और तेजस्वी अपने वादे पर खड़े उतरे।
आरजेडी के नेता नौकरी का हवाला देकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं का कहना है कि वादा तो पहली कलम से 10 लाख नौकरी का था, अभी तो उसकी 1/4 आंकड़ा भी पहुंचना मुश्किल लग रहा है। आरजेडी के सवाल पर बीजेपी नेता देश की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए यही बताते हैं कि मोदी के शासन में भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। सवाल ये भी है कि क्या आरजेडी नौकरियों को गिनवाकर तेजस्वी का चेहरा नीतीश से बड़ा करना चाहती है। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि अगर हमारी सरकार आती हो तो पहली कलम से हम 10 लाख नौकरी देंगे। हालांकि 1/3 आंकड़ा भी उसका नहीं पहुंचा है, लेकिन बार बार इसी बात की चर्चा की जा रही है कि भारी संख्या में शिक्षकों की बहाली की गई और आरजेडी की तरफ से तेजस्वी का चेहरा चमकाने की कोशिश लगातार जारी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। राहुल गांधी ने मणिपुर के थौबल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के दिन ही उनकी पार्टी में टूट हो गई और महाराष्ट्र के बड़े नेता मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ दिया और शिवसेना शिंदे गुट को ज्वाइन कर लिया। राहुल की यात्रा पर निशाना साधते हुए बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी समाजवादी नेताओं को बर्बाद करने का काम कर रही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी को माफी यात्रा निकालनी चाहिए। आपके साथ मिलने का मौका मिलेगा, बातचीत करने का मौका मिलेगा, गले लगने का मौका मिलेगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, तो मैं काफी खुशी से आपसे मिलने की तैयारी कर रहा हूं। करीब 1 साल बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर सियासी यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा को भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नाम दिया गया है। इसकी शुरुआत मणिपुर के थौबल से हुई, जिसका समापन 20 मार्च को मुंबई में होगा। इसमें राहुल 67 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 राज्यों के 110 जिलों को कवर करेगी। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी दोबारा यात्रा पर निकले हैं। अब राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस मजबूत हुई या नहीं, ये तो लोकसभा के नतीजे बताएंगे। लेकिन जिस दिन राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की, उसी दिन कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता और राहुल गांधी यंग ब्रिगेड के चर्चित चेहरा मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ दी। मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ते हुए शिवसेना शिंदे गुट ज्वाइन कर लिया। लोगों ने मुझे फोन करके कहा है कि मिलिंद जी, हम आपके नेतृत्व में एकनाथ जी के साथ हम उनके हाथों को मजबूत करना चाहते हैं। राहुल की यात्रा पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बड़ा हमला बोला है। सम्राट ने कहा कि राहुल ने ऑर्डिनेंस फाड़कर लालू प्रसाद का राजनीतिक करियर समाप्त किया और कल नीतीश का भी राजनीतिक भविष्य बर्बाद कर दिया है। सम्राट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी समाजवादी नेताओं को बर्बाद करने का काम कर रही है, इसलिए राहुल गांधी को माफी यात्रा निकालनी चाहिए। उनकी दादी जी और उनके पिताजी ने जिस तरह 50 साल तक इस देश पर राज किया और देश का विकास नहीं हुआ, इससे स्पष्ट है कि उनको माफी यात्रा निकालना चाहिए। राहुल गांधी अपनी यात्रा के जरिए अपनी छवि को चमकाना और कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस कितनी मजबूत हुई, ये बताने के लिए हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे काफी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और राहुल की यात्रा से फर्क पड़ेगा क्या, ये एक बड़ा सवाल है। राजनीति में यात्रा का बहुत ही विशेष महत्व होता है। सियासी यात्रा से कई नेताओं को फायदा मिला है। आम लोगों से मिलने का मौका उन्हें मिलता है, उनसे रूबरू होने का मौका मिलता है, आम लोगों की समस्याओं को जानने का भी मौका मिलता है। और यही वजह है कि राहुल गांधी यात्रा पर हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि राहुल पहले भी तो यात्रा कर चुके हैं, पहले भी उनकी तरफ से भारत जोड़ो यात्रा की जा चुकी है। लेकिन पहली यात्रा के बाद कई राज्यों में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस की हार हुई है। हालांकि कुछ में जीते भी। तो सवाल तो यही है कि क्या मोदी के चेहरे के सामने इस यात्रा से कुछ हो पाएगा
एक तरफ इंडिया अलायंस में एकजुटता की बात होती है, वो एकजुटता नजर नहीं आती और यात्रा पर यात्रा की जा रही है, लेकिन उसका भी कोई प्रभाव जनता पर नजर नहीं आ रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएम मोदी की अपील पर मंदिरों में बीजेपी का स्वच्छता अभियान शुरू हो चुका है। बीजेपी मंदिरों में सफाई अभियान चला रही है। पार्टी के सभी नेता इसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा झाड़ू लगाते नजर आए, तो पटना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी स्वच्छता अभियान में जुटे दिखे। जनवरी 2024 यही वो तारीख है जिस दिन करोड़ों करोड़ों लोगों की सालों की इच्छा पूरी हो जाएगी। यही वो तारीख है जिस दिन रामलला अयोध्या के भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी को 11 दिन के अनुष्ठान की शुरुआत की और खुद हाथ में झाड़ू लेकर मंदिर की साफ सफाई करते हुए स्वच्छता का संदेश दिया। पीएम मोदी की अपील पर मंदिरों में बीजेपी का स्वच्छता अभियान शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पार्टी ने तय किया है कि मकर संक्रांति के दिन से प्रारंभ होकर 14 तारीख से 22 तारीख तक हम हरेक तीर्थ स्थल, मंदिर, जो भी तीर्थ क्षेत्र होगा उसकी हम सफाई भी अभियान में अपने आप को शामिल करेंगे। बीजेपी मंदिरों में सफाई अभियान चला रही है। पार्टी के सभी नेता इसमें हिस्सेदारी निभा रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या प्रदेश के अध्यक्ष। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली के रविदास मंदिर में झाड़ू लगाते दिखे, तो पटना में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी हाथ में झाड़ू लेकर स्वच्छता अभियान में जुटे हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पटना की खाजपुरा के मंदिर की सफाई की है। इतने मंदिर हैं, 2 लाख से अधिक मंदिरों में आज हम सभी जगह सफाई अभियान करेंगे और अभी से लेकर 21 तारीख तक सभी जगह कैसे सफाई हो, रंग रोगन हो, इसकी चिंता हम लोग करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक के कालाराम मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाते हुए साफ सफाई की थी और लोगों से अपील की थी कि राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश के सभी मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जाए, जिसका असर दिखने लगा है। बीजेपी नेताओं के साथ आम लोग भी अब स्वच्छता की इस मुहिम में जुड़ते जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब खबर तो समझिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व तक देश के तीर्थ स्थानों पर, मंदिरों पर साफ सफाई करने की लोगों से अपील की है और इस अभियान की शुरुआत भी उन्होंने खुद की। आपने तस्वीरें भी देखी कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने हाथों से पोछा लगाते नजर आ रहे थे, मंदिर की साफ सफाई कर रहे थे। पीएम मोदी की अपील पर बीजेपी ने बहुत बड़ी पहल की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंदिरों और आसपास के इलाकों की सफाई के लिए राष्ट्रव्यापी स्वच्छ तीर्थ अभियान की शुरुआत की और देश भर में बीजेपी नेता मंदिर की सफाई में श्रमदान दिया। 14 से लेकर 22 जनवरी तक तीर्थ स्थल व मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे। आम लोग भी महाअभियान में जुड़ रहे हैं। तीर्थ स्थलों को स्वच्छ बनाकर योगदान देने की कवायद आम लोगों की तरफ से भी की जा रही है और 22 जनवरी तक ये अभियान चलेगा। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ज्योत जलाकर दीपावली मनाने की अपील भी पूरे देशवासियों से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और इसके पहले भी पीएम मोदी की सफाई को लेकर पहल से देश की तस्वीर बदल गई है। 15 अगस्त 2014 को अगर आप याद कर लें तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से अपने ही भाषण में मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की आवाज बुलंद की थी और उसी साल महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर 2014 को इस देशव्यापी अभियान को औपचारिक तौर पर लॉन्च किया गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि के तौर पर उनकी 150वीं जयंती 2019 में आने तक देश से खुले में शौच की प्रथा को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया और उस लक्ष्य को पूरा भी किया गया है। तो तस्वीरें देश की बदल रही है। स्वच्छता से जुड़कर